नमस्कार, वेलकम बैक टू दृश्य एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ एडीओ की क्लासेस चल रही हैं। ग्रामीण विकास की क्लासेस में हम मनरेगा के बारे में पढ़ रहे थे। मुख्य प्रावधान, ऑब्जेक्टिव वगैरह, पेमेंट वगैरह ये सब चीज़ें हम देख चुके थे, सुविधाएं, छुट्टियाँ। अब हमारा आगे के जो दो पार्ट बचते हैं वो एक है अंकेक्षण या ऑडिट और दूसरा पार्ट जो है स्ट्रक्चर। तो आइए स्ट्रक्चर देखना शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल आज। स्ट्रक्चर अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा का देखें तो ये कुछ एक ट्रायंगल की तरह बनेगा। जैसे आप जानते हैं सबसे बड़ा राज्य है, राज्य संभागों में बटा हुआ है, हर संभाग जिलों में बटा हुआ है। जो जिले हैं वो विकास खंड या ब्लॉक्स में बटे हुए हैं और हर ब्लॉक में ग्राम या विलेजेस होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। स्टेट में सबसे ऊपर एक व्यक्ति है जो कि एक सीनियर आईएएस लेवल का आदमी होता है, जिनका पद का नाम होता है कमिश्नर या आयुक्त बोलते हैं जिनको। ये पूरे राज्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें जैसे संभाग है तो हमारे यहाँ 5 संभाग हैं, तो पांचों संभाग में एक एक आईएएस ऑफिसर होता है जो कि डिप्टी कमिश्नर नाम से काम करता है। हिंदी में इसे उपायुक्त कहा जाता है। हर जिले के हर संभाग में बहुत सारे जिले हैं। अभी छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या बढ़ गई है, मगर जो ये अधिकारी हैं इनकी संख्या अभी भी 28 है। ये संख्या बढ़ी नहीं है, ये संख्या 28 ही है, इस बात को याद रखेंगे। इनको हम कहते हैं असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, सहायक योजना अधिकारी। ये भी आईएएस ऑफिसर होते हैं, मगर ये वो आईएएस ऑफिसर होते हैं जो अभी अभी आईएएस की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए होते हैं। ये ट्रेनी आईएएस ऑफिसर होते हैं। कभी कभी यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर जो होते हैं, जो सीनियर हो जाते हैं, उन्हें भी ये जिम्मेदारी दे दी जाती है असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट से नीचे, डिस्ट्रिक्ट हमारा बटा होता है बहुत सारे ब्लॉक्स में। विकास करने की दृष्टि पे जैसे छोटा करते जाते हैं हम यूनिट्स को, तो विकास करना और उस चीज की देखरेख करना, मेंटेनेंस करना या मैनेज करना उसको इजी हो जाता है। तो हर डिस्ट्रिक्ट को विकास करने की दृष्टि से विकास खंड या ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। ब्लॉक हमारे पास है 146, 146। यहाँ पे जो मनरेगा में अधिकारी बैठते हैं उनका नाम होता है प्रोग्राम ऑफिसर या कार्यक्रम अधिकारी। ये डिप्टी कलेक्टर रैंक के लोग भी होते हैं और जो जनपद पंचायत में डायरेक्ट भर्ती होती है पीएससी के थ्रू, जनपद पंचायत सीईओ की, वो लोग भी हो सकते हैं इस पद पे। ये पद है 146। अंत में हमारे पास आता है ग्राम। ग्राम में ग्रेड 3 के एम्प्लॉय होते हैं छत्तीसगढ़ सरकार के। इनका लोकल लेवल पे चयन किया जाता है और इनको पोस्टिंग दी जाती है। ग्रामों की संख्या अगर आप देखेंगे तो पंचायती राज विभाग के हिसाब से तो बढ़ चुकी है, मगर मनरेगा में अभी 10,862 ग्राम है। कितने हैं? 10,862। ये जो नंबर्स हैं ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है और ये नंबर आपको चेंज करके भी पूछ सकता है, क्योंकि 10,862 ग्राम मनरेगा में है। एक्चुअल ग्रामों की संख्या इससे ज्यादा है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों देगा ऑप्शन में। मनरेगा के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो आप 10,862 लेंगे। जो अंतिम यहाँ पे अधिकारी होते हैं उनका नाम होता है, कर्मचारी होते हैं, सॉरी अधिकारी नहीं, रोजगार सहायक। पिछली क्लास में अगर आपको ध्यान हो तो हमने आपको बताया था कि जब आप मनरेगा में काम करते हैं तो आपको कुछ बेसिक सुविधाएं दी जाती हैं। वो सुविधाएं क्या थी? पीने की और बैठने की। यानी आपके लिए पीने की व्यवस्था होनी चाहिए और बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। पीने की व्यवस्था यानी शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था यानी धूप में शेड की व्यवस्था ताकि आप छांव में बैठ सकें। ये दो चीजें थी। इसके अलावा एक चीज और थी जो बच्चों से रिलेटेड थी। 5 वर्ष की आयु के 5 से अधिक बच्चे होने पे झूला घर का निर्माण किया जाता है। ये जिम्मेदारी रोजगार सहायक की ही होती है। इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट अधिकारी है यहाँ पे हमारे इस स्टडी के इस लिहाज से, ये हैं आपके
प्रोग्राम ऑफिसर या कार्यक्रम अधिकारी। ये व्यक्ति इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके पास किसी भी समय इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी, जो क्षेत्र इनके अंडर आता है, 146 अधिकारी हैं ये, तो जो ब्लॉक जिस अधिकारी के अंडर में आता है उस ब्लॉक की सारी जानकारी मनरेगा के रेस्पेक्ट में, कि वहां पे मनरेगा के तहत क्या क्या काम हो रहे हैं, उसका पूरा ब्यौरा इनके पास हर समय होना चाहिए। हम आगे देखेंगे कि जब ऑडिट होता है तो ऑडिट में इनका क्या रोल होता है। यही वो व्यक्ति हैं जिनको सारा डेटा अपने पास कलेक्ट करके ऑडिट के लिए देना होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ऑडिट तो करा जाता है, हर सरकारी संस्था में ऑडिट किया जाता है। कहीं पे भी अगर सरकार पैसा लगा रही है तो वहां ऑडिट भी करती है कि कहीं कोई घपला ना हो जाए, कोई झोल ना हो जाए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ ऑडिट करने से इस योजना का उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो सकता। अगर सिर्फ ऑडिट किया जाएगा, सिर्फ ये देखा जाएगा कि जो पैसे दिए गए वो जिस काम के लिए दिए गए थे क्या वही लगे, अगर सिर्फ ये देखेंगे और वो काम पूरा हुआ कि नहीं, सिर्फ अगर ये देखेंगे तो इस योजना का मूल उद्देश्य जो है, इस योजना की जो आत्मा है वो पूरी नहीं हो पाएगी। ये योजना चलाई क्यों जा रही है? ये योजना चलाई जा रही है उन लोगों के लिए जो गाँव में रहते हैं, जो मौसमी तौर पे बेरोजगार हो जाते हैं या वैसे भी बेरोजगार हैं, या उनके पास आय का कोई और साधन नहीं है। उन्हें कम से कम साल में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। तो अगर सरकार ने पैसे दे दिए मगर वो पैसे जरूरतमंद तक ना पहुंचे तो इस योजना को चलाने का कोई लाभ ही नहीं होगा। इसके लिए सिर्फ ऑडिट ना करके सोशल ऑडिट किया जाता है या सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण में उन लोगों की आवाज भी जो दबे हुए हैं या जो अंतिम छोर का व्यक्ति है हमारे समाज का, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसकी आवाज सुनने को कोई तैयार नहीं है, उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है और उस व्यक्ति की आवाज भी सुनाई देती है। क्योंकि ये जो ऑडिट होता है ये ग्राम में जाके होता है, एकदम ग्रास रूट लेवल पे होता है। तो जो आखिरी व्यक्ति है सोसाइटी का, उसको भी मौका मिलता है अपनी बात कहने का। तो इसलिए सोशल ऑडिट बहुत जरूरी है, सिर्फ ये जानने के लिए नहीं कि जो पैसे खर्च किए गए वो कहाँ गए, बल्कि ये जानने के लिए कि जो पैसे खर्च किए गए थे उससे क्या इस उद्देश्य की पूर्ति हुई, कि जो आखिरी व्यक्ति था हमारे समाज का, अंतिम कतार में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति जो था, उसे इस योजना से क्या लाभ हुआ, उसका जीवन स्तर कितना सुधरा, क्या उसके जीवन स्तर में, सामाजिक स्तर में किसी भी तरह का कोई सुधार हुआ या नहीं, ये जानने के लिए सोशल ऑडिट किया जाता है। अगर आप सोशल ऑडिट की हिस्ट्री देखें तो भारत में पहली बार टाटा स्टील जमशेदपुर में किया गया था सोशल ऑडिट। उसके पहले भारत में कहीं नहीं किया गया था, सबसे पहले स्वीडन में किया गया था सोशल ऑडिट। भारत में अगर देखेंगे तो टाटा स्टील जो कंपनी है उसमें किया गया था जमशेदपुर में सोशल ऑडिट। अब सोशल ऑडिट हम देख रहे हैं और ऑडिट देख रहे हैं, तो अब आके देख लेते हैं कि मनरेगा में ऑडिट का क्या महत्व है, मनरेगा में ऑडिट कैसे होता है। आपने एक शब्द सुना होगा गजेट, द गजेट ऑफ इंडिया। ये क्या चीज होती है? ये राजपत्र होता है। गजेट होता है राजपत्र। राजपत्र वो होता है जिससे सरकार किसी भी नियम कानून की जानकारी आम जनता तक पहुंचाती है। इसमें अगर कोई चीज छप गई, कोई कानून छप गया, कोई नियम छप गया, तो फिर ये मान लिया जाता है कि वो लागू हो गया है। तो आइए देखते हैं ऑडिट के बारे में मनरेगा के रेस्पेक्ट में। तो गजेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के हिसाब से मनरेगा ऑडिट रूल दो 2011 क्या है? ये वो मूल कानून है जिसके तहत ऑडिट का सारा काम किया जाता है, यानी अंकेक्षण का सारा काम इसी मूल कानून के तहत किया जाता है।
इसमें जो सोसाइटी बनेगी वो कैसे बनेगी, अंकेक्षण यूनिट कैसे बनेगी, क्या दस्तावेज लिए जाएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, किस किस व्यक्ति को क्या क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये सारी चीज़ें इसी कानून में दी गई हैं। और इसी कानून के पावर जो दी गई है उसके थ्रू जो हमारे CAG हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक संवैधानिक पद है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इनको ये शक्ति प्रदान की गई है कि ये ऑडिट करवाएं। ये कहाँ ऑडिट करवाएं? ये हर जगह का ऑडिट करवाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हर जगह का ऑडिट इन्हीं के द्वारा किया जाता है, या इन्हीं को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उसका उपयोग करके पूरी संस्था है जो ऑडिट करती है। ये जो इनको शक्ति प्राप्त है, ये है इनको मनरेगा 2005 जो हमारा एक्ट है, मनरेगा एक्ट, उसके सेक्शन 24 के सब सेक्शन 1 से ये मनरेगा एक्ट 2005 का सेक्शन 24 का सब सेक्शन 1 इनको ये शक्ति देता है, CAG को ये शक्ति देता है कि वो ऑडिट कंडक्ट करवाएं। ये ऑडिट कंडक्ट एक्चुअली अगर आप बेसिक लेवल पे देखें तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई संस्थाएं या उनके द्वारा आइडेंटिफाई की गई संस्थाएं कराती हैं, मगर इसकी फाइनल रिपोर्ट इन्हीं के पास जाती है। तो यहां से हम आगे देखते हैं कि सोशल ऑडिट का जो सीन है वो छत्तीसगढ़ में क्या है और कैसा है। इस आपको पता होगा कि किसी भी चीज का ऑडिट अगर आप देखेंगे, ऑडिट सोशल ऑडिट नहीं, केवल ऑडिट या लेखा परीक्षा, ये साल में कितनी बार करानी जरूरी होती है? ये साल में एक बार करानी जरूरी होती है। ये परीक्षा अगर आप चाहें तो आप CA से भी करवा सकते हैं। मनरेगा में भी ये प्रावधान है कि CA से आप ऑडिट करवा सकते हैं। मगर सोशल ऑडिट जो होता है, सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण, ये जो होता है ये साल में 2 बार कराया जाता है। ये साल में एक बार नहीं कराया जाता, ये साल में 2 बार कराया जाता है। ऑडिट साल में एक बार होता है, मगर सामाजिक ऑडिट साल में 2 बार होता है। ये बात याद रखेंगे। ये जो होता है ये हर, क्योंकि साल में 2 बार हो रहा है तो 6 महीने में होगा, एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में एक बार, यानी साल में 2 बार। अगर आप देखेंगे तो ऑडिट जो हो रहा है इसमें कोई संस्था लगेगी, लोग लगेंगे, इसके लिए पैसे लगेंगे। वो सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं, कौन लोग होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, उसे भी देख लेते हैं। अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इसे देखना चाहेंगे तो छत्तीसगढ़ में हमारे को एक संस्था बनानी होती है जिसको हम कहते हैं सोशल ऑडिट यूनिट। या सामाजिक अंकेक्षण इकाई। सोशल ऑडिट यूनिट या सामाजिक अंकेक्षण इकाई, ये छत्तीसगढ़ में बनाई जाती है। और इसका छत्तीसगढ़ में जो बनाया जाना है ये होता है सेक्रेटरी के द्वारा, सेक्रेटरी CG गवर्नमेंट के द्वारा।
ये इस संस्था को बनाते हैं। इनका काम ये होता है कि ये आइडेंटिफाई करते हैं पहले से बनी हुई किसी संस्था को, या इनके पास शक्ति होती है कि ये एक नई संस्था बनाए। इसमें कुछ अधिकारी होंगे, पहला चीज। दूसरी चीज जो इस संस्था में होना जरूरी है सोशल ऑडिट यूनिट की, वो होते हैं ऐसे लोग जिनको ऑडिट की जानकारी हो, ऑडिट के विशेषज्ञ जो होते हैं, ऑडिट स्पेशलिस्ट। ये और अंत में जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये दोनों लोग मिलके ऑडिट तो कर सकते हैं, ये दोनों लोग मिलके इतना हिस्सा तो कर सकते हैं, मगर ये सोशल हिस्सा पूरा करने के लिए हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो कि है NGOs, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी संस्थाएं जो सरकारी नहीं हैं मगर सरकार का काम करती हैं, यानी जन कल्याण का काम करती हैं, लोगों के उत्थान के लिए कार्य करती हैं। तो एनजीओ जरूरी होते हैं। ऑडिट की जानकारी जिन लोगों को है, ऐसे लोगों को बिना ऑडिट टीम में शामिल किए आप ऑडिट नहीं कर सकते। तो ऑडिट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो होते हैं, और सरकार की तरफ से अधिकारी होते हैं। ये सब मिलके एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसे ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है। ये ऑडिट रिपोर्ट ये लोग कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG ऑफ इंडिया को भेजते हैं। ये रिपोर्ट पहले यहाँ से जब ये रिपोर्ट बनाते हैं किसी भी ग्राम के लिए, तो वो ये रिपोर्ट जाती है राज्य सरकार के पास। फिर राज्य सरकार उसको CAG को फॉरवर्ड करती है इनके ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट के साथ, और साथ में जो भी संलग्न दस्तावेज हैं उन सबको आगे भेजा जाता है। देखिए, हमने ये इकाई तो बना दी, अंकेक्षण इकाई। इसमें ये भी देख लिया कि कौन कौन लोग शामिल हैं, कैसे कैसे बनती है। अब देख लेते हैं इसके कार्य या फंक्शंस। इसके कुछ प्रमुख कार्य होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इसका होता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इसका होता है वो होता है किसी ऐसे व्यक्ति को तलाशना, खोजना, आइडेंटिफाई करना जो कि उस ग्राम का ना हो, सबसे पहली शर्त है, मगर जिसे अंकेक्षण का या लोगों को हक दिलाने का या राइट्स का या कानून का थोड़ा बहुत ज्ञान हो। उस व्यक्ति को ढूंढा जाता है, उसे ट्रेन किया जाता है, उसे चीज़ें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, और फिर उसे डिप्लॉय किया जाता है या उसे परिस्थापित किया जाता है ऐसे गांव में जहां पे सोशल ऑडिट कराना है। तो इनका पहला उद्देश्य तो यही है कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढें या चिन्हित करें, फिर उसे ट्रेनिंग दें, फिर उसे डिप्लॉय करें। ये तीनों काम करने से अगर एक ट्रेंड व्यक्ति जिसको नॉलेज है कि काम कैसे किया जाता है किसी गांव में डिप्लॉयड है, तो वो उस जगह का जब सोशल ऑडिट होगा, सामाजिक अंकेक्षण होगा, तो उस अंकेक्षण को बहुत स्मूथली बिना किसी रुकावट के करवाने में सक्षम होगा। इससे ग्राम पंचायतों की शक्ति बढ़ती है। ग्राम पंचायतें अपना कार्य स्मूथली, आराम से, बिना रोक टोक के कर पाती हैं। और इससे ये भी होता है कि उस ग्राम में जो लोग हैं, अगर ये उसी ग्राम का सदस्य होता तो हो सकता है इस पे ग्राम के कुछ लोग या कहीं और से दबाव डाला जा सकता था, क्योंकि ये उस ग्राम का सदस्य नहीं है, ये वहाँ का व्यक्ति नहीं है, तो इसको इन्फ्लुएंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ना इसका वहाँ के वातावरण से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसका ना कोई फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है वहाँ पे। तो ये व्यक्ति बाहर से चुना जाता है, इसे ट्रेन किया जाता है और डिप्लॉय किया जाता है। ये किसकी जिम्मेदारी है? सोशल ऑडिट यूनिट की, सामाजिक अंकेक्षण इकाई की। ये इनकी पहली जिम्मेदारी होती है। जब ये काम हो जाता है तो इनकी दूसरी जिम्मेदारी होती है
कि ये कुछ चीजें प्रिपेयर करें। अब आपको अगर ऑडिट करना है तो आपको उसकी तैयारी करनी होगी। उसकी तैयारी में आपको क्या क्या करना होगा? कोई भी सरकारी या गैर सरकारी अगर किसी भी तरह का कार्य देखें आप, तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। जैसे यहाँ सीरियल नंबर होगा, यहाँ पे अकाउंट नंबर होगा, यहाँ पे अमाउंट होगा, या कोई भी ऐसा फॉर्मेट होगा जिसमें आप चाहते हैं कि डेटा स्टोर हो। तो इनका काम ये है कि ये पहले ऐसा फॉर्मेट बनाए जिसमें डेटा को डाला जा सके। अब आपके पास अगर फॉर्मेट है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें जो डेटा डाला जाएगा वो कहाँ से डाला जाएगा, उसका सोर्स क्या होगा। तो एक तो इनका काम है कि ऐसे फॉर्मेट तैयार करें जिसमें हमको डेटा डालना है ताकि हम ऑडिट कंपाइल कर सकें, ऑडिट करवा सकें। दूसरा इनका काम है ये सोर्स आइडेंटिफाई करना कि ये जो डेटा इसमें डाला जाएगा वो कहाँ से डाला जाएगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है इस डेटा को ग्राउंड लेवल पे वेरीफाई करना। इस डेटा को ग्राउंड लेवल पे वेरीफाई करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब आपको कोई डेटा पेपर में दिया जा रहा है, मान लीजिए आपसे कहा मैंने कि ये जो मार्कर है ये मैंने 500 रुपये में खरीदा। मैं दुकान वाले के पास गया, 10 रुपये का मार्कर खरीदा। दुकान वाले को कहा भाई तू 500 रुपये का बिल बना दे, 50 रुपये तू रख ले। तो पेपर में तो ये मार्कर आपको 500 रुपये का दिखा, मगर एक्चुअली ये मार्कर 10 रुपये का है। तो ऐसी गड़बड़ी पेपर में बहुत आराम से की जा सकती है। कई बार पकड़ाया भी गया है, कई बार हुआ भी है। तो ऐसी गड़बड़ी ना हो इसलिए समय समय पे ये जाके ग्राउंड जीरो पे इस बात को वेरीफाई करते हैं कि जो डेटा पेपर में है वही सेम चीज ग्राउंड जीरो पे है कि नहीं, यानी जहां पे काम हो रहा है वहां पे वो सेम चीज है कि नहीं। ये तो दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये करते हैं लोगों को जागरूक या अवेयर। ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। अगर आपके ग्राम में कोई काम हो रहा है और आपको उसकी जानकारी ही नहीं है कि वो काम कैसे होता है, क्या होता है, तो आप उस काम के बारे में कमियां भी नहीं निकाल सकते। आप उस काम, जब तक आपको आपका हक पता नहीं है आप वो हक मांग नहीं सकते। तो ये एक काम करते हैं कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। अब इनका इतना काम हो गया, इन्होंने एक व्यक्ति को ट्रेनिंग दे दी, फॉर्मेट्स बना लिए, सोर्स डेटा निकाल लिया, वेरिफिकेशन करा लिया, लोगों को जागरूक कर दिया, बता दिया कि भैया आपका ये हक है। इनका मेन काम है क्या? इनका मेन काम तो सोशल ऑडिट कराना है ना। जब ये सारी चीजें इन्होंने कंप्लीट कर ली तब जाके ये किसी ग्राम सभा में सोशल ऑडिट करवा पाएंगे। जो कि इनका मेन काम है। इनका आखिरी और महत्वपूर्ण, चौथा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सोशल ऑडिट को स्मूथली करवाना, सोशल ऑडिट को बिना किसी बाधा के करवाना। जब सोशल ऑडिट होगा तो वहां पे आपके ग्राम सभा के जितने भी सदस्य हैं सब जमा होते हैं, या उसका कोरम होता है, कम से कम उतने लोग होने चाहिए, तब उस ग्राम सभा में इस ऑडिट को पढ़ा जाता है। यहाँ तक होने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी कुछ शर्तें भी हैं। इसकी जो मुख्य शर्तें ये हैं कि ये जो सोशल ऑडिट यूनिट बनती है ये सबसे पहले तो उस संस्था से अलग होनी चाहिए जो कार्य कर रही है। ये संस्था उस संस्था से अलग होनी चाहिए। मतलब सामाजिक अंकेक्षण इकाई जब हम बनाएंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो संस्था एक्चुअली ग्राउंड पे काम कर रही है ये संस्था उससे अलग हो। आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आपने एक रिपोर्ट बनाई,
और आप ही को अगर मैं कह दूं कि आप उस रिपोर्ट को चेक करें, तो ये तो गलत बात है। आप उस रिपोर्ट में कोई गलती निकालेंगे ही नहीं, सब कुछ सही ही होगा उस रिपोर्ट में। मेकर और चेकर का कॉन्सेप्ट होता है, जो बनाता है वो चेक नहीं करता। चेक करने वाला व्यक्ति बनाने वाले व्यक्ति से अलग होना चाहिए। सेम चीज यहाँ पे है। जो संस्था काम कर रही है, गांव गांव में जाके काम करवा रही है लोगों से, वो संस्था और ये संस्था दोनों में कहीं भी कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए, कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, अलग अलग संस्थाएं होनी चाहिए। दूसरा, जो संस्था कार्य करा रही है, जो संस्था कार्य करा रही है, वह इसके कार्यों में बाधा नहीं डाल सकती। मान लीजिए मैंने गांव में जाके बोला कि भैया 5 तारीख को हम सोशल ऑडिट के लिए मीटिंग रखेंगे, 15 दिन का नोटिस दिया जाता है। मैंने कहा कि 5 तारीख को सोशल ऑडिट की मीटिंग रखेंगे। से आपने गांव में जो संस्था काम करा रही थी उसने कर रखी है गड़बड़ी। वो कहेगी कि भैया 15 तारीख को ही मैं पैसे दूंगा, आप 15 तारीख को आना, और जिस समय सोशल ऑडिट की मीटिंग है उसी समय मैं पैसे दूंगा, नहीं तो फिर मैं आपके पैसे नहीं दूंगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो संस्था काम करवा रही है वो सोशल ऑडिट में बाधा डाल रही है। तो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो सके, इसलिए ये प्रावधान ही कर दिया गया है कि वो संस्था इसके सोशल ऑडिट यूनिट के कार्यों में बाधा नहीं डाल सकती, या उसको सोशल ऑडिट यूनिट के साथ कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। सोशल ऑडिट यूनिट जो होती है ये 15 दिन का प्रायर नोटिस देती है। सोशल ऑडिट यूनिट का एक कार्य ये भी है कि कैलेंडर प्रिपेयर करती है। सोशल ऑडिट यूनिट कैलेंडर प्रिपेयर करती है पूरे साल का। उस पूरे साल के कैलेंडर में ये जितने भी ग्रामों में मनरेगा के काम हो रहे हैं उन गांवों का सोशल ऑडिट कराना है इसको साल में 2 बार। तो ये उस चीज को पूरे साल में डिवाइड कर देते हैं कि मैं पूरे 10,000 गाँव में साल में 2 बार जा सकूं, मेरे यहाँ के इतने मेंबर एटलीस्ट वहां जाके सोशल ऑडिट की प्रोसेस को पूरा कर सकें। ये कैलेंडर साल के शुरू में ही बना लिया जाता है और ये इन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि ये कैलेंडर हर ग्राम में, हर ग्राम पंचायत में पहुंच जाए। और ग्राम पंचायत में जैसा मैंने आपको बताया था कि पीओ की जिम्मेदारी होती है कि वो डेटा कलेक्ट करके रखे और वो डेटा जिस फॉर्मेट में ये मांग रहे हैं उसी फॉर्मेट में कलेक्ट करके इन्हें दे। 15 दिन का नोटिस उसे इसलिए दिया जाता है कि अगर कहीं कोई वो रह गया है, अकाउंट रह गया है फुलफिल होने से, तो उसको वो 15 दिनों के भीतर अरेंज कर सके, डॉक्यूमेंट्स को लाइन अप कर सके, ताकि जब सोशल ऑडिट करने की बारी आए तो उसमें बाधा ना हो। यहाँ तक पढ़ने के बाद हम आगे देखते हैं कि सोशल ऑडिट होता कैसे है। सोशल ऑडिट बेसिकली कराना किसको है? ये कहाँ की संस्था है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मनरेगा के लिए पैसे दे रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये चेक करना चाहती है कि उसका जो पैसा है वो सही जगह लगा कि नहीं, तो ऑडिट करने का पैसा कौन देगा? ऑडिट करने का पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ऑडिट का वित्त पोषण भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या केंद्र सरकार करती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लीजिए कहीं का काम कराने के लिए दिए 100 रुपए। एक गांव में कोई काम करवाना था, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 रुपए का बजट बनाया।
अब इस 100 रुपए में जो भी काम हुए, मान लीजिए 5 काम हुए होंगे 100 रुपए में, कोई काम 10 रुपए का, कोई काम 20 रुपए का, ऐसे 5 काम हुए। अब इन पांचों कामों का ऑडिट कराना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 100 रुपए से ज्यादा खर्चा कर देगी, या ये 5 काम सही हुए हैं कि नहीं ये जानने के लिए 50 रुपए खर्च कर देगी क्या? नहीं करेगी। इसके भी नियम है। इसका नियम ये कहता है कि मनरेगा में जो भी राशि खर्च हुई है, जो भी अमाउंट खर्च हुआ है, उसका 0.5%, 0.5%, इसे याद रखेंगे 0.5 को, 0.5% जो है उस राशि का ऑडिट में यूज किया जाता है। जैसे 100 रुपए मिले तो सरकार इन्हें 50 पैसे देगी। किसे देगी? सोशल ऑडिट यूनिट को 50 पैसा देगी कि वो जाके उस 100 रुपए के काम का निरीक्षण करे और उसका अंकेक्षण करे कि वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, काम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं है, वित्तीय अनियमितता तो नहीं है। तो ये यहाँ से हमको पता चला कि 0.5% ऑफ द टोटल अमाउंट एक्सपेंडेड इन मनरेगा प्रोजेक्ट इज अवर बजट फॉर ऑडिट। यहाँ से हमको ऑडिट का बजट पता चल गया। अब जैसा आपको बताया था कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी होते हैं और एनजीओज होते हैं, तो अभी जो छत्तीसगढ़ में स्ट्रक्चर है उसमें करीब 582 मेंबर्स हैं। किसमें है? सोशल ऑडिट यूनिट में 582 मेंबर्स हैं सोशल ऑडिट यूनिट में। और कुछ रह गया क्या? नहीं, 587 है, सॉरी 82 नहीं है, 587 मेंबर्स हैं सोशल ऑडिट यूनिट में। इनमें 11 एनजीओ भी है ना, 11 एनजीओ हैं, और ये पूरे पद अभी भरे हुए नहीं है। इनमें करीब 400 ही भरे हुए हैं, 187 अभी रिक्त हैं, खाली हैं। 587 का टोटल सोशल ऑडिट यूनिट बनना चाहिए छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 11 एनजीओ होने चाहिए। अभी 11 एनजीओ तो हैं, मगर ओवरऑल 400 ही मेंबर हैं, 187 पद अभी खाली हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर ऑडिट में या ऑडिट के पहले आपको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, जैसे आपको कल बताया था कि आपको जो मनरेगा की मजदूरी है वो 7 दिनों के भीतर या मास्टर खत्म होने के 15 दिनों के भीतर मिल जानी चाहिए, मगर 3 महीने हो गए हैं और आपको मजदूरी ही नहीं मिल रही है। तब आप क्या करेंगे? उस केस में आप करेंगे शिकायत। तो ये शिकायत आप कहाँ जाके करेंगे, किसके पास जाके कर सकते हैं? इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, ऐप बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है। आप डायरेक्ट लोकपाल के पास जा सकते हैं, आयुक्त के पास जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। तो उन ऑप्शंस को आइए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि अगर आपको किसी से कोई शिकायत है तो वो शिकायत आपको किसके पास करनी होगी और किस नियम के तहत करनी होगी। तो सबसे पहले तो हम लॉ ही देख लेते हैं, या कानून। किस कानून के तहत आपको ये अधिकार मिलता है कि आप शिकायत कर सकें? तो ये कानून आपको मिलता है छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी शिकायत निवारण
अधिनियम। ये बना था 2012 में। छत्तीसगढ़ एम्प्लॉयमेंट गारंटी ग्रीवेंस रेड्रेसल एक्ट 2012। छत्तीसगढ़ एम्प्लॉयमेंट गारंटी ग्रीवेंसेस रेड्रेसल अधिनियम, शिकायत निवारण अधिनियम, ग्रीवेंसेस रेड्रेसल एक्ट 2012। ये अधिनियम आपको शक्ति देता है या आपको अधिकार देता है कि आप किसी भी तरह की अनियमितता होने पे या आपको अगर किसी भी तरह की कोई शिकायत है तो आपको ये पावर है कि आप इसके तहत वो कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, पूरे स्टेट के लिए। एक नंबर स्टेट के लिए दिया गया है और हर डिस्ट्रिक्ट का भी अपना नंबर है। ये जो नंबर है आपको बताया था, स्टेट में सबसे ऊपर कौन होते हैं? आयुक्त, या जिनको हम बोल रहे थे कमिश्नर, सबसे ऊपर यही होते हैं। इनके पास एक नंबर है, ये बिल्कुल टोल फ्री नंबर है। ये नंबर है 1800-233-2425। ये एक टोल फ्री नंबर है जो कि होता है किसके पास? सीधा आयुक्त के पास, स्टेट हेड के पास। हर जिले का भी अपना नंबर है, बट वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हर जिले में भी एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप वेबसाइट देखें तो ये है www.mg नरेगा, यहाँ पे ए नहीं है ना, .cg.gov.in। आपको एक लॉ दे दी गई है, एक नंबर दे दिया गया है और इसके साथ ही साथ आपको एक वेबसाइट भी दे दी गई है। अब आपके पास तीन तरीके हैं अपनी कंप्लेन करने का। इसके अलावा एक और तरीका है आपके पास, वो है लोकपाल। मनरेगा के तहत किसी भी कार्य में अनियमितता है या आपको कोई और शिकायत है तो आप जा सकते हैं लोकपाल के पास। लोकपाल अब हमारे यहाँ है मनरेगा के हिसाब से 28 जिले, मगर हमारे यहाँ लोकपाल जो हैं वो है केवल 17। इन 28 जिलों को 17 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। तो ये जो 17 क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में एक लोकपाल है। एक डिस्ट्रिक्ट या एक डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा के एरिया को मिला करके एक क्षेत्र बना दिया गया है और उस क्षेत्र को डिफाइन कर दिया गया है लोकपाल के लिए। मतलब अगर आपका ग्राम उस क्षेत्र में आता है, जिस क्षेत्र का लोकपाल मान लीजिए रायपुर में बैठता है, तो अगर आपका ग्राम रायपुर वाले क्षेत्र में आता है, भले ही आपका जो गांव है वो दुर्ग में हो, मगर वो क्षेत्र जो है वो रायपुर के लोकपाल के अंडर आ रहा है, तो आप रायपुर के लोकपाल से सीधा कंप्लेन कर सकते हैं। दुर्ग में है तो भी आप रायपुर के लोकपाल से कंप्लेन कर सकते हैं। बस वो जो क्षेत्र डिफाइंड है वो आना चाहिए रायपुर वाले लोकपाल के अंडर में। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर है जिसको कहते हैं सिक्योर सॉफ्टवेयर। सिक्योर का मतलब है सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट एंड कैलकुलेशन बाय यूजिंग रूरल रेट फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये सॉफ्टवेयर 2018-19 में लाया गया था
ये खर्च का आकलन करता है। आपको बस इसका नाम याद होना चाहिए, जिसका नाम है सिक्योर सॉफ्टवेयर। क्या नाम है इसका, ये नाम आप याद कर लीजिए। ये नाम आपको याद होना चाहिए, सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट एंड कैलकुलेशन by using ruler rate for employment। सॉफ्टवेयर फॉर estimate and calculation by using rural rate for employment। ये सॉफ्टवेयर का नाम है। ये मुख्यतः आपका खर्च का आकलन करता है। किसी भी कार्य में कितना खर्च होने वाला है, उसका जो टेक्निकल वो होता है अप्रूवल, वो भी इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलता है, और उस कार्य का अप्रूवल भी इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू दिया जाता है। तो आपका एप्लीकेशन हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, लोकपाल भी बता दिया गया है आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम इसका कुछ करंट का डेटा अपडेट करेंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं, करंट का डेटा अपडेट करेंगे। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हमारी संस्था से जुड़े रहें और अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।